सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर तारीख़ ज़ुबान उर्दू, तनकीद और दबिस्तान तनकीद के हवाले से लेक्चर सीरीज़ का सिलसिला दराज है। इसी दरमियान बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये कहा कि यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू की यूनिट 10 उर्दू की दिगर शेरी और नसरी असनाफ और हैयतें, इस हवाले से एक मुकम्मल वीडियो पेश की जाए ताकि कम वक्त में ज़्यादा तैयारी हो सके। उन्हीं स्टूडेंट्स की ख्वाहिशात को मलहूज़ खातिर रखते हुए आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट उर्दू की यूनिट 10 उर्दू की दिगर शेरी और नसरी असनाफ और उनकी हैयतें, जैसे क़ता, शेर आशोब, रेख्ती, वासौक़, तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन, मुसम्मत, गीत, हाइको, तराइले, तलासी, तबसरा, रिपोर्टाज और पैरोडी की तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और इस इम्पोर्टेंट वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। एक और ख़ास गुजारिश, हमारे व्यूवर्स में ऐसे लोगों की अक्सरियत है जो हमारे चैनल से इस्तेफ़ादा तो करते हैं मगर उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं उन तमाम हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारी मोटिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। वाज़ेह हो कि ये लेक्चर सीरीज़ अताउर रहमान नूरी की दो अहम किताबें मारूज़ी अदब पारे और उर्दू असनाफ़ अदब से माखूज़ है, जिनका एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च किया जा चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप दोनों किताबों के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस की पीपीटी, पॉइंटर्स और नोट्स को धीरे धीरे नूरी एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपसे गुजारिश है कि नूरी एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट करें। तो आइए शुरू करते हैं यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू की यूनिट 10 उर्दू की दिगर शेरी और नसरी असनाफ और उनकी हैयतें। इस सिलसिले में निसाब का हिस्सा सबसे पहली सिन्फ़ सुखन रुबाई है। रुबाई अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी चार चार के है। शायराना मज़मून में रुबाई उस सिन्फ़ का नाम है जिसमें चार मिसरों में एक मुकम्मल मज़मून अदा किया जाता है। रुबाई का वज़न मखसूस है। रुबाई के लिए सिर्फ़ एक बहर और 24 औज़ान मुख्तस है। सिर्फ़ मखसूस बहर और इन्हीं 24 औज़ान में रुबाई कही जा सकती है। जून 2019 में ये सवाल पूछा गया था कि रुबाई के लिए कौन सी बहर मुख्तस है, तो उसका जवाब है बहर हज़ज। रुबाई के लिए सिर्फ एक बहर, बहर हज़ज मुख्तस है। बहर हज़ज में जो चार मिसरे बतौर रुबाई कहे जाते हैं, उनमें से हर एक मिसरा चार अरकान पर मुश्तमिल होता है। चारों अरकान में इस्तेमाल होने वाली मात्राओं की तादाद 20 होती है। इसीलिए कहा जाता है कि रुबाई का वज़न मखसूस है। रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफिया लाना ज़रूरी है। तीसरे मिसरे में अगर काफिया लाया जाए तो कोई आइब नहीं। रुबाई के मौज़ूआत मुकर्रर नहीं है। उर्दू और फ़ारसी के शोरा ने रुबाई में मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत को बयान किया है। रुबाई के आखिरी दो मिसरे, ख़ासकर चौथे मिसरे पर सारी रुबाई का हुस्न असर और ज़ोर मुनसर होता है। चुनांचे उलमाए अदब और फुसहाए सुखन ने इन उमूर को ज़रूरी करार दिया है। बाद ने रुबाई के लिए चंद मानवी व लफ्ज़ी खुसूसियात को भी लाजिम गर्दाना है। अरूज़ की मुख्तलिफ़ किताबों में रुबाई के मुख्तलिफ़ नाम हैं, जैसे रुबाई, तराना, दो बीती, चार मिसरी, खफ्ती और खस्सी वगैरह।
ایک ربائی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اللہ کی سرتہ بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتہ بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ربائی میں بیان کیا جانے والا مضمون اچھوتا، پیش کیا جانے والا خیال بلند اور انداز بیاں دلکش ہونا چاہیے۔ ربائی میں عام طور پر اخلاق و تصوف اور حکمت و فلسفہ وغیرہ کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسے ربائی کو جس کا تیسرا مصرع غیر مقفع ہو اسے خصی کہا جاتا ہے، جبکہ ایسی ربائی کو جس کے چاروں مصرے مقفع ہو اسے غیر خصی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ربائی میں قطع کے برخلاف صرف 2 شعر یا 4 مصرے ہی ہو سکتے ہیں، جبکہ قطع میں مصروں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ربائی کے بعد ہم قطع کو بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ ربائی فارسی سے اردو میں آئی ہے اور فارسی کا پہلا ربائی گو شاعر رودکی کو قرار دیا جاتا ہے۔ پروفیسر خواجہ اکرام الدین کے مطابق اردو کے پہلے ربائی گو شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے، جنہیں 12 پیاریوں کا امام بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی شاعری میں 17 تخلص کا استعمال کیا ہے۔ نور الحسن نقوی کے مطابق دکنی شاعر میر عبد القادر نے سن 1700 میں اردو کی پہلی ربائی کہی تھی۔ اردو کے اہم ربائی گو شعراء جیسے محمد قلی قطب شاہ، میر عبد القادر، امجد حیدرآبادی، انیس، جگت موہن لال، فراق، امیر مینائی، حالی، شاد، فضل حق، آزاد، اکبر وغیرہ۔ UGC نیٹ سبجیکٹ اردو یونٹ 10 کے نصاب کی دوسری صنف ہے قطع۔ قطع شاعری کی ایک صنف ہے۔ یہ 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 شعروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں۔ اس کے پہلے مصرے میں قافیہ یا ردیف کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن دوسرے مصرے میں قافیہ لازمی موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ردیف بھی لگا دیا جائے تو مصنف کی مرضی، شاعر کی مرضی، ورنہ ردیف کے بغیر بھی قطع کے اصول مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن قافیہ ضروری ہے۔ پہلے 2 مصروں کے بعد تیسرا مصرع آتا ہے، اس میں بھی قافیہ اور ردیف کی کوئی قید نہیں، لیکن چوتھے اور آخری مصرے میں دوسرے مصرے کا ہم آواز قافیہ ضروری ہوتا ہے، اور دوسرے مصرے کے مطابق اگر قافیہ کے ساتھ ردیف ہے تو وہی ردیف چوتھے مصرے میں قافیے کے بعد اسی طرح لکھا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ قطع اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ پہلے دونوں مصروں میں قافیہ یا قافیے کے ساتھ ردیف لگایا جائے، مگر تیسرے مصرے کو قافیہ اور ردیف سے آزاد رکھا جائے، مگر آخری مصرے یعنی چوتھے مصرے میں پہلے 2 مصروں کا ہم آواز قافیہ اور وہی ردیف لگایا جاتا ہے۔ ذوق کا ایک قطع بطور نمونہ: اے ذوق بس نہ آپ کو صوفی جتائیے، اے ذوق بس نہ آپ کو صوفی جتائیے، معلوم ہے حقیقت ہو حق جناب کی، نکلے ہو میں کدے سے ابھی منہ چھپا کے تم، نکلے ہو میں کدے سے ابھی منہ چھپا کے تم، دابے ہوئے بغل میں سراہی شراب کی۔ قطع میں ایک مضمون کو پیش کیا جاتا ہے۔ قطع میں کم سے کم 2 شعر یا 4 مصرے ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ یہ سوال جون 2019 میں بھی پوچھا جا چکا ہے۔ قطع میں موضوع کی کوئی قید نہیں، ہر طرح کے موضوعات اس میں سما سکتے ہیں۔ قطع کی حیت غزل اور قصیدہ سے بہت حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا ہے،
غزل کی خاصیت اس کا اختصار اور جامعیت ہے، یعنی کہ قطع میں مربوط خیالی ہوتی ہے جبکہ غزل میں اس کے برعکس ریزہ خیالی ہوتی ہے۔ قطع کے لیے کسی بحر یا وزن کی تخصیص نہیں، البتہ رباعی کی مخصوص بحر سے اس کا منفرد ہونا ضروری ہے، یعنی کہ رباعی کے لیے جو مخصوص بحر ہے بحر ہزڑ، اس سے مختلف ہو کر قطع کسی بھی بحر میں لکھا جا سکتا ہے۔ قطع کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام اشعار آپس میں مربوط اور معنوی اعتبار سے ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہو، یعنی ایک بیت کا تعلق دوسری بیت سے ہو۔ قطع بعض اوقات غزلوں اور قصیدوں میں بھی واقع ہو جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر عموماً قطع کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے درمیان حرف قاف یا قطع لکھ دیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہاں سے قطع شروع ہوتا ہے۔ نصاب میں اگلی صنف شعر آشوب ہے۔ شعر آشوب فارسی، ترکی اور اردو ادب کی ایک اہم صنف سخن ہے۔ یہ ایک ایسی صنف جو غم جانا سے آگے نکل کر غم دورہ کا احاطہ کرتی ہے۔ گردش زمانہ، سلطنتوں، بادشاہوں، امیروں اور حکمرانوں کے سیاسی وقار کا زوال، عوام و خواص کے معاشی حالات، پستی اور زبوں حالی، فوجوں کی شکست، درباروں اور محلوں کا اجڑنا، معاشی کساد بازاری، مختلف پیشوں میں کاروبار کا فقدان، آمدنی اور کمائی میں کمی، سماجی گراوٹ، افسوسناک حالات، تہذیب کا مٹنا، اقدار کا ٹوٹنا، غرض کے شعر آشوب ان تمام صورتوں کا جائزہ پیش کرتی ہے۔ شعر آشوب اپنے دور کی بدلتی ہوئی قدروں، بدلتے ہوئے ادوار اور بنتے بگڑتے ہوئے حالات کا نہ صرف ترجمان ہوتی ہے بلکہ اس دور کی روح کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ شعر آشوب اردو کی وہ کلاسیکی صنف سخن ہے جس میں حیت کی کسی خاص پابندی کی بغیر سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی بحران کی وجہ سے عوام و خواص کی بربادی کا حال بیان کیا گیا ہو، یا ایسی نظم جس میں کسی شہر یا ملک کی اقتصادی یا سیاسی بے چینی کا تذکرہ ہو، یا شہر کے مختلف طبقوں کی مجلسی زندگی کے پہلو کا نقشہ خصوصاً ہزلیہ، طنزیہ یا ہجویہ انداز میں پیش کیا گیا ہو، شعر آشوب کہلاتی ہے۔ اردو میں شعر آشوب کا آغاز 18ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہر طرف زوال و ادبار کے خوفناک سائے منڈلانے لگے، چنانچہ جو صنف سخن فارسی اور ترکی میں ذہنی انبساط کے حصول کے لیے مخصوص تھی، وہ اردو میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی اختلاج کے بیان کا ذریعہ بن گئی۔ اردو کی پہلی آشوبیہ نظم کا مصنف میر جعفر جٹلی ہے۔ ان کے بعد شاکر ناجی، ظہور الدین حاتم، مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر وغیرہ کا نمبر آتا ہے، اور آشوب گوئی کا یہ سلسلہ 1857 تک جاری رہتا ہے۔ شعر آشوب کے لیے کوئی مخصوص حیت متعین نہیں، یہ عموماً مخمس، مسدس، قطع، رباعی، مثنوی اور قصیدے کی حیت میں لکھے جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ تمام تر نکات میں اپنی دونوں کتابوں یعنی معروضی ادب پارے اور اردو اصناف ادب سے پیش کر رہا ہوں۔ ان دونوں کتابوں کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ ڈسکرپشن کی لنک سے دونوں کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے از خود مزید مواد کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ شعر آشوب ان اصناف سخن میں سے ایک ہے جن کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے۔ UGC نیٹ سبجیکٹ اردو یونٹ 10 میں اگلی صنف ہے ریختی۔ ریختی مردوں کے ذریعے عورتوں کی مخصوص زبان، محاورے،
اور روزمرہ میں عورتوں کے باہمی معاملات اور جنسی جذبات کے اظہار پر مبنی شاعری ہے جو غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے، مگر اس کا انداز، طرز، لب و لہجہ، حتیٰ کہ زبان و بیان غزل سے قطعاً مختلف بلکہ متضاد ہوتا ہے۔ بعض شعراء نے مستضاد کی حیت میں بھی ریختہ لکھی ہے۔ ریختہ 19ویں صدی میں لکھنؤ کے خاص ثقافتی ماحول کی پیداوار تھی۔ اس کے اہم شاعروں میں یار علی جان صاحب، سعادت یار خان رنگین، محسن خان محسن اور انشاء اللہ خاں انشاء شامل ہے۔ آج یہ صنف تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ میر یار علی جان کا ایک ریختہ کلام بطور نمونہ آپ کے سامنے: چنگیز خواہ سے کم نہیں خوخوار کا مزاج، چنگیز خواہ سے کم نہیں خوخوار کا مزاج، دشمن کا ہونا جو ہے میرے یار کا مزاج، اے جان دل حرام سے پرہیز کیا کرے، اے جان دل حرام سے پرہیز کیا کرے، رہتا نہیں ہے قابو میں بیمار کا مزاج۔ ریختہ میں صنف نازک کو عاشق اور مرد کو معشوق کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس صنف میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان، محاورے اور روزمرہ کی بولیوں میں کیا جاتا ہے۔ ریختہ میں عورتوں کی جنسی خواہشات کو بہت بےتاب اور بے باک انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ریختہ اردو شاعری کی بدنام ترین صنف کہلاتی ہے۔ ریختہ بھی ایسی صنف سخن ہے جس کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد کے مطابق ریختہ کے موجد سعادت یار خان رنگین ہے، لیکن UGC کے مطابق ریختہ کے موجد ہاشمی بیجا پوری ہے، اس لیے آپ نے ہاشمی بیجا پوری نام یاد رکھنا ہے جو کہ ریختہ کے موجد ہے۔ UGC نیٹ سبجیکٹ اردو یونٹ 10 کی اگلی صنف ہے واسوخت۔ واسوخت کے لغوی معنی بیزاری کے اظہار کے ہے۔ واسوخت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی بات کہی جاتی ہے۔ واسوخت وہ صنف سخن ہے جس میں شاعر محبوب کے ظلم و ستم، بے التفاتی اور بے اعتنائی سے تنگ آ کر رد عمل کے طور پر یار دیگر کی تعریف و توصیف اور حسن جمال کی مدح سرائی کرتے ہوئے اس سے دل لگانے کی بات کرتا ہے۔ ایسے اشعار جو بطور مسدس، ترجیح بند یا ترکیب بند معشوق سے جل کر اس کی شکایت، عشق کی برائی، آئندہ کے لیے اپنی بے پرواہی اور بیزاری میں لکھے جائے واسوخت کہلاتے ہیں۔ واسوخت میں شاعر خصوصیت کے ساتھ معشوق کی بے وفائی اور بے رخی سے تنگ آ کر محبوب اور عشق سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ محبوب کو اس امید پر جلی کٹی سناتا ہے کہ شاید وہ مائل با التفات ہو جائے اور عاشق کے شکووں کا مداوع کرے۔ چنانچہ عاشق مختلف حیل و بہانوں سے معشوق کو دھمکاتا ہے کہ اگر ستم شعاریہ باقی رہی تو صبر کا دامن چھوٹ جائے گا اور اس سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بطور نمونہ چند اشعار: سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے، سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے، بے شک ستم جناب کے سب دوستانہ تھے، ہاں جو جفا بھی آپ نے کی قاعدے سے کی، ہاں جو جفا بھی آپ نے کی قاعدے سے کی، ہاں ہم ہی کاربند اصول وفا نہ تھے، لب پر ہے تلخی میں ایام ورنہ فیض، لب پر ہے تلخی میں ایام ورنہ فیض، ہم تلخی کلام پر مائل ذرا نہ تھے۔ سب سے پہلے میر نے مسدس کی حیت میں واسوخت کہنا شروع کیا تھا۔ واسوخت معاملہ بندی کی ایک شاخ ہے۔ واسوخت بھی ایسی صنف سخن ہے جس کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے۔ واسوخت فارسی سے اردو میں آئی ہے۔
फारसी में वासौक्त का मौजिद वहशी यज़दी है। ये ख्याल शिबली नोमानी का है, जबकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू में वासौक्त का मौजिद मीर तकी मीर को करार दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद से इख्तिलाफ करते हुए काजी अब्दुल वदूद ने मीर की बजाय आबरू को वासौक्त का मौजिद करार दिया है। मीर, आबरू, जुर्रत, शौक, अमानत ये तमाम वासौक्त के मशहूर शोरा है। लखनऊ में वासौक्त को सबसे ज़्यादा फ़रोग अमानत ने दिया था। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 की अगली सिन्फ है तज़मीन। तज़मीन से मुराद है अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना, यानी कि किसी शायर का मशहूर कोई शेर है उस पर कोई मिसरा या मिसरे लगाना तज़मीन कहलाता है। तज़मीन की मुतअद्दिद सूरतें हैं, जैसे एक मिसरे पर एक मिसरा लगाना, एक शेर पर एक मिसरा लगाकर मुसल्लस करना, मतला पर मतला लगाना, शेर पर 3 मिसरे लगाकर मुखम्मस करना, शेर पर 4 मिसरे लगाकर मुसद्दस करना, वगैरह वगैरह। जैसे हाली का शेर है, उनको हाली भी बुलाते हैं घर अपने मेहमा, उनको हाली भी बुलाते हैं घर अपने मेहमा, देखना आपकी और आपके घर की सूरत। दाऊद अब्बासी ने हाली के इस शेर पर 3 मिसरे लगाकर मुखम्मस किया है। गर करे कसद किसी काम का दिल में इंसा, गर करे कसद किसी काम का दिल में इंसा, पहले ये देखिए वो इस काम के है भी शाया। सुन के लोगों से कि वो आए थे दाऊद के यहाँ, सुन के लोगों से कि वो आए थे दाऊद के यहाँ, उनको हाली भी बुलाते हैं घर अपने मेहमा, देखना आपकी और आपके घर की सूरत। इस तरह दाऊद अब्बासी ने हाली के शेर पर 3 मिसरे लगाकर मुखम्मस बनाया था। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 की अगली सिन्फ है मुस्तज़ाद। मुस्तज़ाद का मतलब है ज़्यादा करना या अज़ाफ़ा करना। इस्तिलाह में मुस्तज़ाद उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फ़िक्रा बढ़ा दिया जाए। जो फ़िक्रा बढ़ाया जाता है उसके लिए ये शर्त है कि वो जिस मिसरे पर बढ़ाया जाए उसी के वज़न में हो। आमतौर से फ़िक्रे का अज़ाफ़ा रुबाई या गज़ल के मिसरों पर करते हैं। मुस्तज़ाद की 2 किस्में हैं, मुस्तज़ाद आरिस, मुस्तज़ाद लाजिम। मुस्तज़ाद आरिस वो है कि जो फ़िक्रा ज़्यादा किया जाए उसका मज़मून शेर का जुज़्व ना हो। मुस्तज़ाद लाजिम वो है कि जो फ़िक्रा ज़्यादा किया जाए उसका मज़मून शेर के मज़मून से मुताबिकत रखता हो। मिसाल, मैं हूँ आशिक, मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कि है गम मेरी गिज़ा। मैं हूँ आशिक, मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कि है गम मेरी गिज़ा। तू है माशूक, तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी बला। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 की अगली सिन्फ है मुसल्लस। मुसल्लस उस नज़्म को कहते हैं जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो। मुसल्लस के पहले बंद के तीनों मिसरे हम काफिया या हम काफिया वो हम रदीफ होते हैं। उसके बाद हर बंद के पहले 2 मिसरे किसी और काफिया या काफिया व रदीफ में होते हैं, लेकिन हर बंद का तीसरा मिसरा पहले बंद के काफिये का पाबंद होता है। मिसाल, शफक की छाँव में चरवाहा जब बंसी बजाता है, शफक की छाँव में चरवाहा जब बंसी बजाता है, तसव्वुर में मेरे माजी के नक्शे खींच लाता है। नज़र में एक भोला बसरा आलम लहलहाता है, मेरे अफ़कार तिफली को है निस्बत उसके नगमों से, मेरे अफ़कार तिफली को है निस्बत उसके नगमों से। मैं बचपन में किया करता था उल्फत उसके नगमों से, जभी बंसी की लय में अहद तिफली झिल मिलाता है। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू
यूनिट 10 की अगली सिन्फ है मुरब्बा। मुरब्बा ऐसी नज्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 4-4 मिसरे हो। आमतौर से मुरब्बा के पहले बंद के चारों मिसरे हम काफिया होते हैं। उसके बाद हर बंद के 3 मिसरों में जुदा गाना काफिया होता है। सिर्फ चौथे मिसरे में पहले बंद के काफिये की पाबंदी की जाती है। मुरब्बा में कभी कभी पहले बंद का आखिरी मिसरा बिल्कुल उसी तरह हर बंद के आखिर में दोहराया जाता है। मुरब्बा की मिसाल, मरसिया ऐसा है तूने ये कहा। मरसिया ऐसा है तूने ये कहा, जिससे हासिल हो दोजक का मर्तबा। है यकी दिल पर मेरे रोज़े जज़ा, है यकी दिल पर मेरे रोज़े जज़ा, तुझको बख्शावेंगे शाहे ताजदार। मुरब्बा के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं और रुबाई में भी 4 मिसरे होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क पाया जाता है। मुरब्बा और रुबाई में पहला फ़र्क ये है कि रुबाई में तीसरे और मुरब्बा में चौथे मिसरे का काफिया अलग होता है। मुरब्बा के पहले बंद के चारों मिसरे बिलउमूम हम काफिया होते हैं। रुबाई के बरखिलाफ मुरब्बा के लिए कोई बहर मुख्तस नहीं, लेकिन रुबाई के लिए बहर हज़ज मुख्तस है, जिसमें 24 औज़ान होते हैं। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 में अगली सिन्फ है मुखम्मस। मुखम्मस ऐसी नज्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे हो। लफ्ज़ खमसा से बनी है। मुखम्मस के पहले बंद के 5 मिसरे हम काफिया या हम काफिया वो हम रदीफ होते हैं। उसके बाद हर बंद के पहले 4 मिसरे किसी और काफिया में होते हैं, लेकिन हर बंद का 5वां मिसरा पहले बंद के काफिये का पाबंद होता है। मुखम्मस में कभी कभी एक ही मिसरे हर बंद के आखिर में यानी 5वें मिसरे के तौर पर दोहराए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुखम्मस का आखिरी बंद मुलाहिजा हो, हालत तो ये है मुझको गमों से नहीं फराग। हालत तो ये है मुझको गमों से नहीं फराग, दिल सोज़िशे दरूनी से जलता है जो चराग। सीना तमाम चाक है सारा जिगर है दाग, सीना तमाम चाक है सारा जिगर है दाग। है नाम मजलिसों में मेरा मीर बेदिमाग, अज बस के कम दिमागी ने पाया है इश्तिहार। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 में अगली सिन्फ है मुसद्दस। मुसद्दस ऐसी नज्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6-6 मिसरे हो। मुसद्दस के हर बंद के पहले 4 मिसरे हम काफिया या हम काफिया वो हम रदीफ होते हैं। बाकी 2 मिसरे यानी 5वां और 6ठा मिसरा अपना अलग काफिया या काफिया व रदीफ रखते हैं। यानी मुसद्दस के 6 मिसरों में से पहले 4 मिसरे एक काफिया में होते हैं और बाकी 2 मिसरे एक जुदा गाना काफिया में होते हैं। मुसद्दस की मिसाल, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौई इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 में अगली सिन्फ है मुसम्मन। मुसम्मन ऐसी नज्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 8 मिसरे हो। मुसम्मन के पहले बंद के तमाम मिसरों का हम काफिया या हम काफिया वो हम रदीफ होना जरूरी है। पहले बंद के बाद के हर बंद के पहले 7 और बाज सूरतों में 6 मिसरे अलग काफिये में होते हैं और आखिर के 1 या 2 मिसरे पहले बंद के काफिया व रदीफ के पाबंद होते हैं। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 में अगली सिन्फ है मुसम्मत। मुसम्मत तस्मीत से मुश्तक है। इसके लुग़वी मानी मोती पिरोने के है। मुसम्मत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें मुतअद्दिद बंद और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे
होते हैं। मुसम्मत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मानी है पिरोई हुई और जुड़ी हुई चीज़। मुसम्मत एक सनाए लफ्ज़ी भी है जिसकी तारीफ़ ये है कि जब शायर किसी शेर में असल काफ़िए के अलावा 3 मुसज्जा या हम वज़न फ़िक्रे या काफ़िए मज़ीद नज़्म करे तो उसे सनत मुसम्मत कहते हैं। इस्तिलाह शेर में इससे मुराद वो नज़्म है जिसका हर बंद एक मुकर्ररा तादाद के मिसरों पर मुश्तमिल हो। एक बंद में 3 मिसरों से लेकर 10 मिसरों तक हो सकते हैं। इस तरह मिसरों की गिनती के लिहाज से मुसम्मत की 8 किस्में बनती है, जिनमें 4 किस्में मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस और मुसद्दस आम तौर पर मुस्तआमिल है, यानी जिनका हर बंद बितरतीब 3, 4, 5 और 6 मिसरों पर मुश्तमल होता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर नज़्म मद्दो जज़र इस्लाम मुसद्दस हैयत में है, जो मुसद्दस हाली के नाम से मौसूम है। इसी तरह डॉक्टर इकबाल की शोरे आफाक नज़्में शिकवा और जवाब शिकवा भी मुसद्दस हैयत में है। बेशतर मरसिए भी इसी हैयत में लिखे गए। जवाब शिकवा के अशार बतौर नमूना मुलाहिजा फरमाए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुस्सियुल असर है रिफ़ात पर नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पर गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 की अगली सिन्फ है गीत। गीत के मानी गाया हुआ और गान है, यानी जो गाया जा सके उसे गीत कहते हैं। लुगत में गीत से मुराद राग, सुरूर और नगमा के है, इसलिए गीत को गाने की चीज़ समझा जाता है। इसका गहरा ताल्लुक मौसीकी से है, इसलिए इसमें सुर और ताल को ख़ास अहमियत हासिल है। गीत में जज्बात और एहसासात और ख़ासकर हिज्र व फ़िराक को बड़े वालिहाना अंदाज में बयान किया जाता है। मौसीकी में गीत सुरों की एक ऐसी लहर होती है जिसमें इंसानी आवाज़ भी शामिल हो और वो गीत के बोल गाए। गीत को गाया जाता है और इंसानी आवाज़ जो कि सुर में अदा की जाती है उसके साथ आलात मौसीकी का इस्तेमाल भी किया जाता है। बाज़ गीत ऐसे भी है जिनमें आलात मौसीकी का इस्तेमाल ममनू होता है और गीत के तमाम तर जुज़ियात इंसानी आवाज़ पर मुश्तमिल होते हैं। गीत के बोल आम तौर पर शायरी पर मुश्तमिल होते हैं और उनको अदा करते हुए सुर और ताल का तमाम तर एहतराम मलहूज़ खातिर रखा जाता है। गीत को या तो एक गायक सिंगर गाता है या फिर मरकज़ी गुलकार के साथ कई दूसरी आवाज़ें भी शामिल होती है जो कि सुर को उठाने और उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शामिल की जाती है। दूसरे गायक आमतौर पर बार बार दोहराए जाने वाले गीत के बोल अदा करते हैं या फिर मरकज़ी गुलकार के हम आवाज़ सुरों को जिला बख्शते हैं। फिल्मी सनत की वजह से इस सिन्फ को बहुत शोहरत मिली है। गीत की कई किस्में हैं जो कि शायरी, आवाज़ और ख़तों की बुनियाद पर दर्जाबंदी में ढाली जाती है। लतीफ़ गीत, क्लासिकी गीत, पॉप गीत या फिर लोकगीत। इसके अलावा गीतों की दर्जाबंदी मौसीकी की सिन्फ और गीत के मकसद के तहत भी की जाती है, जैसे कि डांस, रैप, जॉज, कंट्री वगैरह। बतौर मिसाल बैकल उत्साही का गीत मैं किसके गीत लिखूं, सहरा सहरा मन का चर्चा गुलशन गुलशन जंग, मैं किसके गीत लिखूं, डाली डाली फूल फूल पर करवट ले अंगारे, शबनम शबनम पत्ती पत्ती शोले बाहां पसारे, सांसों सांसों कैद है खुशबू आंखों आंखों रंग, मैं किसके गीत लिखूं, बंजर बंजर जश्न बहारा खेत खेत वीराने, झोपड़ियों में प्याज छलकती महलों में पैमाने, बाहर बाहर चमचम चमके भीतर भीतर जंग, मैं किसके गीत लिखूं। गीत शायरी की वो सिन्फ है
जिसमें मौसीकियत यानी नगमगी की फरावानी होती है और उसमें शख्सी जज्बात और दिली कैफियत सादगी और बेतकल्लुफ़ी के साथ पेश की जाती है। बलफ्ज़ दिगर, गीत में शायर या फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी के एहसासात व तजुर्बात होते हैं जो नर्म, शीरी और मुतरन्नुम अल्फाज में बयान किए जाते हैं। गज़ल और रुबाई की तरह गीत भी दाखिली सिन्फ़ सुखन है। गीत किसी भी बहर में लिखा जा सकता है, लेकिन उमूमन छोटी बहरें ही इस्तेमाल की जाती है। उर्दू में गीत की रिवायत अमीर खुसरू के अहद से मानी जाती है। अमीर खुसरू ने राग रागनियों के साथ गीत को परवान चढ़ाने के लिए रागों को ईजाद भी किया था। अहम गीत निगार शोरा अमीर खुसरू, मीराबाई, कबीर, कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही, अली आदिल शाह, वली, अफजल झंझानवी, शाह आयतुल्लाह जौहरी, बहादुर शाह जफ़र, आगा हसन अमानत, हसरत मोहानी, आरजू लखनवी, हफीज़ जालंधरी, अख्तर शीरानी, सागर निज़ामी, सैल लुधियानवी, शकील बदायूनी, जानिसार अख्तर, मसूद हुसैन खान, जमीलुद्दीन आली, निदा फाजली और जावेद अख्तर वगैरह वगैरह। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 में अगली सिन्फ है चार बैत। चार बैत ग्रुप मुकाबले में गाए जाने वाली सिन्फ है जिसे अखाड़ा या दंगल कहते हैं। दो गिरोह के मुकाबले में पुरजोश सवाल व जवाब का मुजाहरा किया जाता है। दोनों ग्रुप का एक खलीफा और उस्ताद होता है और उस्ताद फ़न लिख कर देता है। खलीफा अपने हमनवा के साथ इस फ़न को दंगल में पेश करता है। सबों के हाथ में दफ होता है। चार बैत की सिन्फ हैयत और मौज़ूआत के एतबार से मुसम्मत, मुरब्बा और मुस्तज़ात के साथ मजहबी, अखलाकी, तारीख़ी, समाजी, कौमी, एहतजाजी व सियासी और तक़रीबाती व इश्किया में लिखे जाते हैं। चार बैत का लफ्ज़ी मानी चार शेर होता है, लेकिन इसकी तख्लीक में इसके लफ्ज़ी मानी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। ये फ़न मुसल्लस, मसनवी या मुस्तज़ात की हैयत में पेश किया जाता है। चार बैत के मिसरे 3 से 9 तक हो सकते हैं। मौलाना अरशी चार बैतों को पठानों के लोक गीत कहते हैं। चार बैत की सिन्फ हिंदुस्तान के लोक गीतों में बड़ी अहमियत की हामिल है। चार बैत कव्वाली के अंदाज पेशकश से ज़्यादा करीब है। चार बैत को पठान राग भी कहा जाता है। चार बैत फारसी से माखूज है, बल्कि पश्तू से उर्दू में आई है। चार बैत की इजाद अफगानिस्तान के सरहदी पठानों ने की थी। चार बैत की इब्तिदा हिंदुस्तान में रामपुर के अब्दुल करीम खान गजनवी ने की थी। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 की अगली सिन्फ है हाइको। हाइको एक कदीम जापानी सिन्फ है। इस सिन्फ को उर्दू और अंग्रेजी से अपनाया गया है। इसमें सिर्फ 3 मिसरे होते हैं, मगर शर्त यह है कि इन तीनों मिसरों के जुमला अरकान 17 हो। बैकल उसाई के 2 हाइको बतौर मिसाल। बैकल खड़ा द्वार पर, फूंक के अपने घर को खुद ही, जुर्म धरे संसार पर। अब अपने कानून में चोर शाह सब एक है जैसे, बिन मतलब मजमून में। हाइको में मौज़ूआत की कोई कैद नहीं। हाइको में आमतौर पर मनाजिर फितरत के मुशाहिदात व तजुर्बात नकल किए जाते हैं। अब उर्दू में हमदे और नाते भी हाइको में कही जाने लगी है। जापानी हाइको की तरह उर्दू हाइको में भी उन्वानात कायम करने का रुझान आम है। हाइको अपनी बनावट यानी हैयत के एतबार से पहचानी जाती है। उर्दू में ये तिकोनी नज़में यानी हाइको पहले सलासी या तसलीस के नाम से पहचानी जाती थी। जापान में हाइको का मौजिद ताकाहामा कोशी को माना जाता है। जापान में हाइको को हाइकाई या हकोई भी कहा जाता था। उर्दू शायरी में हाइको का मौजिद
नादिम बल्खी को माना जाता है। हाइको के मशहूर शायर नादिम बल्खी, करामत अली करामत, अलीम सबा नवेदी, मनाजिर आशिक हरगानवी, नज़ीर फतेहपुरी, काविश प्रतापगढ़ी, मोहसिन भोपाली, शबनम रोमानी, सोहेल गाजीपुरी, नसीर अहमद नसीर, अदा जाफरी वगैरह है। जापानी शायरी की सिन्फ हाइको से उर्दू अदब को सबसे पहले शाहिद अहमद दहलवी ने अपने रिसाला साकी के जापानी अदब नंबर मतबूआ 1936 में तारुफ कराया था। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 की अगली सिन्फ है तराइले। तराइले फ्रांसीसी शायरी की एक मकबूल सिन्फ है। ये एक तरह का बंद है, एक ही बंद में नज्म मुकम्मल हो जाती है। ये एक 8 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म होती है। इसमें सिर्फ 2 काफिये होते हैं और इसकी एक खास तरतीब होती है। इसमें पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और दूसरा, छठा, आठवां मिसरा हम काफिया होता है। बतौर मिसाल रऊफ खैर का एक तराइले टाइम कैप्सूल। बनु उमय्या ही बाकी न है बनु अब्बास। बनु उमय्या ही बाकी ना है बनु अब्बास, न अपने आप को दोहरा के थक सकी तारीख। हवा वो हिर्स भला किसको आ सके है रास। हवा वो हिर्स भला किसको आ सके है रास, बनु उमय्या ही बाकी न है बनु अब्बास। सरों में दफन हुई इक्तिदार की बूबास। सरों में दफन हुई इक्तिदार की बूबास, हर एक हर्फ हवस पर खिंचा खते तंसीख। बनु उमय्या ही बाकी न है बनु अब्बास, न अपने आप को दोहरा के थक सकी तारीख। गर्द के तराइले 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक फ्रांसीसी सिन्फ सुखन है, जिसमें कोई एक ख्याल या एक तजुर्बा लतीफ़ और रंगीन शेरी साँचे में ढाला जाता है। तराइले के 8 मिसरों में पहला, तीसरा और पांचवा मिसरा हम काफिया होता है। तराइले का दूसरा और छठा मिसरा भी हम काफिया होता है, मगर पहले, तीसरे और पांचवें मिसरों के काफियों से अलग होता है। तराइले का पहला, चौथा और सातवां मिसरा एक ही होता है। इसी तरह दूसरा और 8वां मिसरा भी एक ही होता है, मगर पहले यकसा मिसरों से मुख्तलिफ। उर्दू के पहले तराइला निगार अता मोहम्मद शोला ने लिखा है कि त्रिओले यानी तराइले फ्रांसीसी शायरी का एक साँचा है, जिसमें 5 मिसरों के उलट फेर से 8 मिसरे बनाए जाते हैं, गोया एक तरह का कता, जिसकी मिसाल हमने रऊफ खैर का एक तराइले टाइम कैप्सूल में पेश की। फ्रांसीसी शायरी में तराइले का मौजिद एडेंस ले रॉय को करार दिया जाता है। मजहर इमाम के मुताबिक उर्दू में सबसे पहला तराइले निगार अता मोहम्मद शोला है, जिसके तराइले 1946 के अवाइल में नया दौर बेंगलौर में शाये हुए थे। उर्दू के तराइले निगार अता मोहम्मद शोला, अहमद नदीम कासमी, मजहर इमाम, नरीश कुमार, नाविक हमजापुरी, सलीम अंसारी, अनवर मीनाई, रऊफ खैर, हनीफ कैफी वगैरह। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 की अगली सिन्फ है पैरोडी। पैरोडी लफ्ज पैरोडिया से निकला है, जिसके मानी है जवाबी नगमा। एक अदबी तर्ज तख्लीक जिसमें किसी नज्म या नस्र की नकल करके मज़ाह का रंग पैदा किया जाता है। इस्तिलाह में इससे वो सिन्फ ज़राफ़त मुराद है जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो, और असल निगारिश के अल्फाज व ख़यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाए। बाज़ औक़ात सिर्फ एक लफ्ज़ बदल दिया जाता है, और कभी कभी एक हर्फ या हरकत की तब्दीली से भी पैरोडी हो जाती है। पैरोडी के लिए ज़रूरी है कि जिस नज़्म और नस्र की पैरोडी हो वो मशहूर और मारूफ हो,
ताकि कारी फौरन पहचान ले और उससे भरपूर हिज़ उठा सके। पैरोडी को मज़हका खेज लफ्ज़ी तसर्रुफ़ या लफ्ज़ी नक़ाली भी कह सकते हैं। इब्न इंशा की मशहूर गज़ल मुलाहिज़ा फरमाए। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिले। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। इब्न इंशा की इस गजल की सादिया हरीम ने क्या खूब पैरोडी की है। कल रात निकली थी पुलिस, शब भर किया पीछा तेरा। कल रात निकली थी पुलिस, शब भर किया पीछा तेरा। मालूम था सबको मगर पकड़ा न पर साया तेरा। धंधा करे कोई तो क्या, हर शय पे है कब्जा तेरा। दफ्तर तेरे, अफसर तेरे, मोटर तेरी, बंगला तेरा। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिले। हर शख्स करता है तलब, भूला हुआ कर्जा तेरा। उर्दू अदब में इब्न इंशा की तसनीफ उर्दू की आखिरी किताब पैरोडी की बेहतरीन मिसाल है। पैरोडी नज़्म और नस्र दोनों में हो सकती है। नूरुल हसन नकवी के मुताबिक पैरोडी को हमारी ज़ुबान में तहरीफ कहते हैं और तहरीफ के मानी उलटने के हैं, जैसा कि अभी हमने मिसाल में देखा। बकौल वज़ीर आगा उर्दू में पैरोडी की रिवायत को फ़रोग़ देने वाले अकबर इलाहाबादी है। अहम पैरोडी लिखने वाले अकबर इलाहाबादी, रतन नाथ सरशार, त्रिभुवन, मौलाना जुनूनी, कन्हैया लाल कपूर, सैयद मोहम्मद जाफरी, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, दिलावर, रज़ा नकवी, असरार जामई, पॉपुलर मीठी, फुरकत काकोरवी। उर्दू नस्र में चंद पैरोडी की मिसालें: चराग हसन हसरत की पंजाब का जुग्राफिया, पतरस बुखारी की उर्दू की आखिरी किताब, शफीकुर रहमान की तुज़ के नादिरी, अहमद जमाल पाशा की कपूर का फ़न, कन्हैया लाल कपूर की गालिब जदीद शोरा की महफिल में और हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफिल में। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 का जो अगला बाब है ज़राए अबलाग पर मुश्तमिल है, जिसमें रेडियो फीचर, आदारिया निगारी, कॉलम निगारी, मंजरनामा, डॉक्यूमेंट्री, तर्जुमा, फ़न और रिवायत, फसाहत व बलागत, ये तमाम बातें शामिल है। हमारी आज की ये वीडियो असनाफ़ सुखन पर मुश्तमिल थी, जो कि यूनिट 10 का हिस्सा है। अगली वीडियो जिसमें यूनिट 10 का नसरी हिस्सा होगा वो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे और उसका ताल्लुक जर्नलिज़म से है। मैं अपने क़ारीन को बता दूं कि जर्नलिज़म में मैंने पूरी रियासत महाराष्ट्र में टॉप किया था, इसलिए बेहतर अंदाज में आपको पढ़ा सकता हूँ। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में उसका इजहार करने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।